अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू वशत बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं कि दिन अच्छा गुजरे, जो मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। और बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने मसलों को अगर बखूबी हल करते हैं। और मेरे नज़दीक तो भाई अपने मसाइल को कभी किसी से डिस्कस ना करें, ये होता है जी कि आप इश्तिहार लगा रहे हो और सिंपैथी गेन करें। आज के टाइम में लोग हेल्प आउट आपको कम करते हैं और मजाक आपका ज़्यादा बनाते हैं। तो भाई हम डेली बेसिस पर आपके साथ अच्छी बात इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं वो अच्छी बात ज़रूर फिट होती होगी और आप लोगों को हेल्प आउट करती होगी बहुत सारी चीज़ें सोचने में, समझने में। और आप दिन के किसी भी पहर में या रात को सोने से पहले एक सेकंड के लिए ज़रूर सोचते होंगे कि सुबह नया दिन में महक और फैसल क्या बात कर रहे थे। तो आज की अच्छी बात यह है कि अहमकों से कभी बहस मत करो, वो तुम्हें घसीट कर अपने लेवल पर ले आएंगे और फिर तजुर्बे से तुम्हें मात दे देंगे। क्योंकि जिस शख्स के अंदर मैं और जिस शख्स को ये होता है कि बस मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा बाकी सब गलत हैं, वो कभी भी अपनी हार नहीं तस्लीम करता। जी, तो अपना वक्त क्यों ही बर्बाद करना है, बिल्कुल ना करें। और बहस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर आप बहस करके किसी को कुछ समझा भी देंगे तो आज के टाइम में कोई अगला बंदा समझता नहीं। क्योंकि अगेन वही फैसल कि हर कोई समझता है कि मैं अक्ले कुल हूँ, जो पता है मुझे पता है, सामने वाले को। मुबाहिसे और दलील का एक बहुत सुनहरी उसूल होता है कि या तो आप कन्विंस कर दें सामने वाले को या कन्विंस हो जाए। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को, जैसे महकने लगा, कि अक्ले कुल समझते हैं, वो कन्विंस नहीं होने वाले। ठीक है, तो छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। और आज क्या कुछ शो में वो बताते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा दिन है। ज़बरदस्त हथियार सबकी तवज्जो का मरकज़ हैं और पाकिस्तानी ड्रोन अबाबील MR पर सब की नजरें मरकूज हैं। ड्रोन अबाबील 10 किलो बारूदी मवाद उठाने की सलाहियत रखता है। आज प्रोग्राम में इस दिफाई नुमाइश का अहवाल आपको बताएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल, कराची हो जाए, बड़े बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद हो जाए, लाहौर हो जाए, यहाँ पर रहने वालों को सबसे ज़्यादा इशू होता है कि भाई ट्रैफिक का बहुत गंभीर मसला है यहाँ पर। अब इस्लामाबाद में जदीद ट्रैफिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया। वैसे तो इस्लामाबाद की ट्रैफिक एक टाइम पे बड़ी बेहंगम थी, लेकिन अब आगे बड़ी स्मूथ हो गई। आप वहाँ पे ड्राइव करें ना तो आपको आइडिया होता है, इतनी प्यारी रोड्स हैं वहाँ पर। लेकिन जो ये सिस्टम है ये किस तरह से काम करेगा, इसकी क्या ख़ास बात है, आज प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़रा ठंड क्या बढ़ी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान पैदा हो गया है। अब ठंड बढ़ने से पहले ही मामला ऑन एंड ऑफ चल रहे थे जी, कभी 3 से 4, कभी 5 से 6, तो इस तरह के मामलात हैं। अच्छा, अब ये तो हमने अपने घरों की बात की, लेकिन दीगर भी इलाके, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, रात से सुबह तक यहाँ गैस बंद रहती है। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और ज़िला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस गायब। शहरी परेशान है, खाने पकाने में मुश्किलात का सामना। और सबसे जो हैरानगी वाली बात है कि जब मेरे घर में लाइट जाती है तो गैस चली जाती है, और जब लाइट आती है तो फिर हल्की हल्की सी आ जाती है। बट अगेन वही कि हम तो 2-3 दिन से बाहर का खाना खाने पे मजबूर हैं। बाहर का खाना आपकी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है अगर आप उसकी अपनी रूटीन में आप शामिल यानी कि अब आपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर ही ली है, तो हम ज़रा आज ये भी बात कर लेते हैं कि फेफड़ों की जो बीमारियाँ हैं, चाहे वो कैंसर हो या फिर दीगर चीज़ें, हम उसमें बात करेंगे कि इस जो COPD है बीमारी या फिर दीगर ट्यूबरक्लोसिस हो गए, इसमें जो मुब्तला अफराद, उनको सांस लेने में परेशानी होती है। अब फेफड़ों की बीमारी हमारे हैं क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कपड़ों के हवाले से कि कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट है। बहुत सारे और टॉपिक्स होंगे जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक के मसाइल की, क्योंकि जो ट्रैफिक का मसला है उसका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो पर्सनली ये फील होता है कि जो सिस्टम है इसको सबसे पहले कराची में होना चाहिए था, बिकॉज कराची की ट्रैफिक आपको बहुत परेशान करती है। खैर, शहर इक़्तिदार की हम बात करें, इस्लामाबाद में जदीद ट्रैफिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। CDA ने निजी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ट्रैफिक सिग्नल्स में रश और खाली सड़क जांचने की सलाहियत होगी। जी हाँ, तो हम पे इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे। एग्जैक्टली कमिश्नर इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बट अगेन फैसल वही बात है कि जब हम बात करते हैं ना ट्रैफिक की, तो फिर इसमें थोड़ी सी शहरियों की भी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज सिविक सेंस बहुत ज़्यादा मैटर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितना मर्जी समझा लें, जितने मर्जी उनके लिए सख्त रूल्स हो जाए, जितना मर्जी उनके ऊपर आप जुर्माना आयद करने की बात कर लें, अगर उन्होंने अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना,
वो नहीं रखते। अगर उन्होंने सिग्नल्स तोड़ने हैं वो सिग्नल्स तोड़ते हैं। अगर उन्होंने बेहंगम तरीके से गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, मैंने खुद ये चीज़ देखी कि मैं जब ड्राइव कर रही थी तो मैं अपनी लेन में थी, लेकिन एक बाइक वाले भाई साहब जो हैं वो ना अपनी लेन में थे ना वो मेरी लेन में थे, पता नहीं वो कहाँ पर थे, समझ से बाला तक थी चीज़। बट अगेन वही बात है कि आप जब किसी को ब्लेम करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी अदा कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप बाइक चला रहे हैं, जब आप इवन रोड भी क्रॉस कर रहे हैं ना, तो तब भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आई होती है। हमने तो आपने ये देखा है, मतलब बाहर के ममालिक में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ होता है गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड चल रहा है, उसी के दरमियान में आप रोड क्रॉस। बाहर के ममालिक की तो आप मिसाल ही छोड़ रहे हैं ना, जाके हमारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जाके जो हमारे लोग हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी जगह जाके खाना पीना खाए तो अच्छा खाना से बीमार हो जाता है, क्योंकि आपने जिंदगी भर पोल्यूशन में गुजारी है। वहाँ जाके हैरानी होती है, अच्छा जेब्रा क्रॉसिंग नाम की भी कोई चीज़ है, अच्छा लाइट्स भी हैं वहाँ, रेड लाइट पे गाड़ियाँ रुकती हैं, आपको जाने देती हैं, ग्रीन होगा तो लोग खुद रख जाएंगे, नहीं क्रॉस करेंगे, लेकिन हम किसी और ही गोला से आए जी, खुद ही रुकना कि हमें पता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब ये जो इस्लामाबाद में हम जिस ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, ये एक तजुर्बे की बुनियाद है, क्योंकि उसके बाद ये दीगर शहरों का भी हम देखेंगे कि इन्होंने रुक किया है। और कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो है हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा। जी, तो ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको बताया था कि किस तरह इस्लामाबाद में जदीद ट्रैफिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। अब ये क्या चीज़ है, कौन ये लोग कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस और निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अली मोहम्मद अहमद कि जिनकी कोलैबोरेशन से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। तो उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, और अली आपको भी जो है तालिब इल्म मोहम्मद अहमद आपको भी बहुत बहुत जो है कांग्रेट्स हम करते हैं कि आपका बीइंग अ स्टूडेंट ये प्लान माशाल्लाह से इंतज़ामिया ने लिया है। तो पहले तो कमिश्नर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये सिस्टम कैसे है, क्या है, कैसे नफ्स किया गया है और इससे ट्रैफिक की रवानी में कैसे बेहतरी देखने में आ सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ इट्स काइंड एक कोलैबोरेशन है जो इस्लामाबाद में होने जा रही है। ओके। हमने ये नस्ट के स्टूडेंट्स का एक मॉडल जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, उसको हम पायलट स्टेज के ऊपर इस्लामाबाद में भी इस वक्त एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि उसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मैनी एडवांटेजेस दैट वी सी कमिंग आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो ये कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोलैबोरेशन होगी किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। स्टेट का एक बड़ा मेजर फंक्शन ये होता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे, और उसके लिए जो हमारी एकेडेमिया है उसके साथ हमारा एक लाइजॉन जो है वो होना चाहिए। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि नस्ट के इन बच्चों का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम कंसीव कर रहे हैं कि ये एक बहुत ब्रेक थ्रू होगा हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्लामाबाद में, और इसी को अब हम पायलट करके इंशाल्लाह ताला इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ट्वीक करके, क्योंकि ये बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया है और बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसको कि ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है जिसके अंदर कैमरे की मदद से गाड़ियों की जो वॉल्यूम है उसको डिटरमिन किया जा सकेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हर साइड पे जो सिग्नल है वो किसी फिक्स टाइम के ऊपर मूव करेगा, और बहुत सारी आपने देखा होगा, ख़ुद भी नोट ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि एक साइड के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं खड़ी हुई होती, लेकिन चूंकि वो टाइम्ड प्रोग्राम्ड होता है जो सिग्नल का ग्रीन होना है, उसकी वजह से दूसरी साइड के ऊपर लोगों का टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है और फ्यूल भी ज़ाया हो रहा होता है, और ऑब्वियसली समटाइम्स आप किसी इमरजेंसी में होते हैं तो प्रीशियस लाइव्स भी एट स्टेक होती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें कैमरों की मदद से हम गाड़ियों के वॉल्यूम को डिटरमिन करेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो सिग्नल वो मूव हो जाया करेगा, या ग्रीन या रेड ऑब्वियसली। और एक जो और अच्छा फीचर है इसके अंदर वो ये है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकेगा प्री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, कि अगर किसी सिग्नल के ऊपर लेट से कोई एम्बुलेंस आती है
तो उसको फौरी तौर पर उस सिग्नल को जो है वो ग्रीन किया जाएगा ताकि वो जो इमरजेंसी व्हीकल है वो वहाँ से गुजर सके। ठीक है। इसका बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस इन बच्चों ने किया हुआ है जो कि बड़ा इम्प्रेसिव है, जिसमें कि क्या माइलस्टोन्स हम अचीव करेंगे, किस तरह से फ्यूल की सेविंग होएगी, टाइम की सेविंग होएगी, कार्बन एमिशंस की सेविंग होएगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त हम इसको पायलट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करके पायलट कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर थोड़ा बोझ डाला जाए। पायलट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अहमद जो है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद मुझे बताएं कि ये किस तरीके से आप लोगों ने पूरा बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, तो आप प्लीज़ गो ऑन। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि उस्मान साहब ने बोला, सॉफ्टवेयर इसका हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, आप जैसे कहते हैं कैमराज यूज़ करके, जो आपके आम सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, हमने एक रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल था, कैमरास कंट्रोलर, उनको यूज़ करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि गाड़ियाँ में देखता है, आपकी एम्बुलेंसेस देखता है कि एम्बुलेंस आपके सिग्नल पे आ गई है तो उसको प्रायोरिटी में वहाँ से निकाला जाए। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एम्बुलेंस खड़ी है सिग्नल पे, साइरन बजाई जा रही है, और वो आपको एक दिल खराश सा मंजर होता है बहुत ज़्यादा ना। तो वो जब हमने भी देखा तो प्रायोरिटी पे हमने वो वाला इशू उठाया कि एम्बुलेंस वाला हमने इसको ना काम इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस तरह ये शुरू हुआ। फिर करते करते हम नस्ट और CDA का फिर वो कोलैबोरेशन हुआ और इन्होंने इशू टेकअप किया, और ख़ास तौर पर जब हमने उस्मान साहब को प्रेजेंट किया तो हमारा एक कॉमन विजन है आगे का। हम इस्लामाबाद को एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में, जिस तरह दुनिया के टॉप नॉच शहरों में ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं, हम वो वाला सिस्टम यहाँ पे लाके लगाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी, जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, पैदल चलने वाले लोग, ट्रैफिक सिस्टम अमूमन देखा जाता है कि ये गाड़ियों के लिए सिर्फ, लेकिन सिग्नल सिस्टम, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको भी हमें अकोमोडेट करना होता है कि जब वो बटन दबाएं तो उनको गुजरने का रास्ता दिया जाए। एक शहर आम पैदल चलने वाले शहरी के लिए भी होता है, गाड़ियाँ तो सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास होती हैं। बिल्कुल सही बात तो है। वो भी इसमें हम अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चेयरमैन साहब और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ विजन एंड कमिटमेंट, और इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी नहीं हटेंगे, और इस्लामाबाद की हम शक्ल बदल देंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्लान्स हैं आपके, उसमें यकीनन ये भी होगा, अब जैसे आगे हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपको पता है कि ट्रैफिक उस लिहाज से मुतासिर होती है, जैसे कि कराची में इस तरह का निज़ाम नहीं है। तो प्लीज़ इस लिहाज से अगर ये सिस्टम काम करे तो वो भी बताएगा, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसको हम उस टाइम पर लॉन्च करें जब सर्दी इस्लामाबाद में आ चुकी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये जब कोई चीज़ भी डिप्लॉय होती है उसके टेस्ट्स होते हैं, हमने उसके फेजेस रखे होते हैं, पहले ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी तक जितने भी टेस्ट हमने रखे थे, क्राइटेरियाज रखे थे, वो हम CDA के साथ, क्योंकि हमारे डिलीवरेबल्स होते हैं, हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, क्या उसमें चीज़ काम करेगी कि नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही परफॉर्म करता है सिस्टम। और फॉग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ या वेदर की, वो जब सिस्टम डिप्लॉय होता है तो हम देखते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस उसमें कैसे, और ये एक्सटेंडेबल सिस्टम है, मतलब कि अगर मैंने कैमरा लगाया हुआ है उसकी रेंज एट वर्स्ट 300 फीट है या 500 फीट है, हम उसके आगे उसी रेंज के आगे कोर कैमरा लगा के उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1000 फीट तक। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एज है, क्योंकि ये सिस्टम पाकिस्तान में पहले कभी बनाया नहीं गया, हमने खुद बनाया है। सॉफ्टवेयर इन हाउस है, लोग बनाने वाले बहुत टैलेंटेड, टॉप नॉच, पाकिस्तान का सारा टैलेंट हमारे पास नस्ट में आता है, उसमें से लोग सिलेक्टेड होकर इस टीम में आए हैं, और वो टैलेंट फिर हम खुद इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी हो, एक्सटेंड करनी हो, बेहतर करनी हो, क्योंकि मॉड्यूलर डिज़ाइन है, इसमें चीज़ें ऐड करते जा सकते हैं साथ साथ। अच्छा अहमद, ये भी मुझे बताइएगा कि आपने एक तो क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा कि कार्बन एमिशन जो है उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए, वी ऑल नो कि SDGs के गोल्स हैं ये कि जी कार्बन एमिशन कट करनी है, ये आपके सिस्टम के थ्रू कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये बताइए ज़रा। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आप जो भी बंदा गाड़ी चलाता है सड़क पे, वो उस चीज़ से रिलेट कर सकेगा कि आपको रेड लाइट दी गई होती है और एक ऐसी रोड को ग्रीन लाइट दी गई होती है जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। सही है। ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि जब हम उसको ग्रीन लाइट देते हैं ना, जिस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको हमने रेड दिया हुआ है, उससे हम कहते हैं एक्सेस रेड टाइम या वेस्टेड रेड टाइम। वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, यानी उन गाड़ियों को रेड दे के खड़ा करने की ज़रूरत नहीं। वो जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो जो बेसिकली वेस्टेज हुई है,
फॉर इंस्टेंस अगर 20 सेकंड के लिए या 15 सेकंड्स के लिए वो गाड़ी खड़ी हुई है, 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक लूप में 15 सेकंड्स के लिए, अब वो उन्होंने खड़ा होकर फ्यूल वेस्ट किया, गाड़ी तो बंद नहीं करते हम, स्टार्ट ही खड़ी होती हैं, और ये अगर एक साइकिल में हो रहा है तो घंटे में आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी देर के लिए वो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और एक दिन में कितनी दफ़ा हो रही हैं। इसको आप कैलकुलेट करें, एक्सट्रैपुलेट करें, ये 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस बनती हैं पर जंक्शन। तो अगर आप इसको रिड्यूस कर लें तो काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट आ सकता है आपकी कार्बन एमिशन पे। राइट। अच्छा कैप्टन साहब, अब ये हमारा जैसे कि इस तरीके की चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, मैं यकीनन इस पे तो बात करूँगा, निज़ाम और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा अपना इंतज़ामी निज़ाम है उसमें कई अरसे से कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन अगर हमारी इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे जो यूनिवर्सिटी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मज़ीद कोलैब करें तो ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बल्कि दीगर चीज़ें भी हम बहुत सारी ऐसी ला सकते हैं कि जो हमारे माशरे के लिए कारगर साबित हो सकती है। देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है स्टेट का। मैंने जिस तरह पहले भी कहा, हम अपनी रोज़मर्रा की इन चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब दुनिया में जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं उससे आपकी गवर्नेंस के अंदर, आपके डिलीवरेबल्स के अंदर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इसमें तो पहली बात कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक नया हमें डायमेंशन दे रही है काम करने के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, देखें पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम नहीं है, टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है। ये जो गैप है ना बिटवीन द स्टेट एंड द एकेडेमिया, इस गैप को हम इसी रिसर्च के थ्रू, इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी फील्ड के अंदर रिसर्च भी करते हैं और इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बना के इनकी डेवलपमेंट भी मुख्तलिफ चीज़ों की करते हैं। तो जब तक स्टेट इनके साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी, इनके पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर करके मार्केट में नहीं ला सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये दिस शुड सर्व एज एन एग्जाम्पल। ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। रोज़ाना जब लोग सड़क पे बाहर निकलते हैं तो अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट ना हो तो आपको पता है कि पूरा का पूरा दिन आपका मैसी गुजरता है। बिल्कुल। और जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, मोटर बाइक्स की बात भी कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों की बात भी कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन की बात भी कर रहे हैं। तो इनको एक अच्छा सिस्टम देना हमारी ज़रूरत थी, लेकिन साथ साथ, और आपको पता है कि पाकिस्तान में वो ये एक साइक्लो स्टाइल तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो सिग्नल लगा दिया और जब ज़्यादा रश देखा तो किसी ट्रैफिक वार्डन ने आके उस सिग्नल को मैनुअल कर दिया, यानी कि वो लाइट को येलो कर देगा और फिर वो हाथ से उसको चलाना शुरू कर देगा, जो कि ह्यूमन कैपेसिटी है ना, वो कब तक वो काम करता रहेगा। जब वो थक जाएगा तो वो साइड पे चला जाएगा और फिर अपने तौर पर लोग उसको चलाएंगे या वो एक्सीडेंट्स होंगे। और कमिश्नर साहब, हमने ये बहुत जगहों पर देखा है, अगर जहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है, लाइक जैसे कराची जैसा शहर है या फिर लाहौर जिसकी ट्रैफिक से वैसे लोग बहुत परेशान होते हैं। मुझे ये बताएगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो देन ये इस पर लागत कितनी होगी अगर हम इसी सिस्टम को लाहौर जैसे शहर में या फैसलाबाद जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में लाने के बारे में सोचें, तो इस पर लागत कितनी आएगी, कितना महंगा पड़ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर इसमें कैमरास के हवाले से बात है, इसमें सॉफ्टवेयर के हवाले से बात है। जी देखिए जी, जारी बात है, एक आदमी को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस करना है। उस आदमी की एक सैलरी है, उसकी एक कॉस्ट है, वो एक शिफ्ट में काम नहीं करता। हो सकता है हमारे पास 3 शिफ्टों में लोग काम करते हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इशारे हैं जहाँ पे हम तीसरी शिफ्ट में काम नहीं करते, सिर्फ 2 शिफ्टों में काम करते हैं। कुछ ऐसे भी इशारे हैं जहाँ पर हमने ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय नहीं किया हुआ। बहरहाल हमारी एक कॉस्ट है जो इन इशारों को मैनुअल चलाने पे आ रही है। वो कॉस्ट जो हम फ्यूल की शक्ल में ज़ाया कर रहे हैं या टाइम की शक्ल में वेस्ट कर रहे हैं या कार्बन एमिशंस की शक्ल में हमारे एनवायरनमेंट को पड़ रही है, उसकी कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की हुई है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम नया सिस्टम लाएंगे तो ऑब्वियसली उसको हम अपने एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ज़रूर कंपेयर करेंंगे। टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट है। अब एज पॉलिसी मेकर्स हमने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी मुनासिब रकम है जो मैंने ये ह्यूमन लाइफ्स बचाने के लिए, लोगों का वक्त बचाने के लिए,
ये लोगों का फ्यूल बचाने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लगानी है। उसके ऊपर हम अभी ये जब पायलट कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि हम अवॉइड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में। फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को बचाने के लिए सोलर लगा दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पायलट में थ्रू होंगी। और जब ये पायलट अल्लाह करे अप्रूव हो जाए तो ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देगी, जो कि जैसे बड़े शहर जैसे कराची है या फिर लाहौर जैसे शहर है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। बेहद शुक्रिया कमिश्नर साहब आपका, और अहमद आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। अब वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तवज्जो देने की या फिर उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने की जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने ला सकें। आज हमारे शो में डिजिटल आर्टिस्ट आयशा आसिम हमारे साथ मौजूद होंगी, जो 2D और 3D एनिमेटर और एनिमेशंस में कमाल महारत रखती हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आई, कैसी हैं आप? और मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ अवार्ड, कुछ शील्ड्स भी रखे हुए हैं, तो बताइए कि क्या कुछ करती हैं और कहां से आपको ये शील्ड्स और अवार्ड्स मिले? वेलकम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली आई एम अ डिजिटल इलस्ट्रेटर एंड अ राइटर। तो उसमें मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, और क्योंकि ऑडियंस तक भी काम पहुंचाना होता है, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह एज यू कैन सी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में विनिंग भी हुई है, तो उसकी वजह से दीज आर द शील्ड्स। और बाकी एज यू जस्ट सेड मैंने काफ़ी एनिमेशन कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, एंड यूजुअली मेरा वर्क जो होता है वो डिजिटल आर्ट और पोइट्री से रिलेटेड होता है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, तो आयशा ये जो अवार्ड्स आपको मिले हैं बताएगा ये कहाँ से मिले हैं? सेकेंडली कि मैंने देखा कि आप बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, उन्हें सिखा भी रही हैं, तो ये कितना अरसा हो गया आपको बच्चों को सिखाते हुए, पढ़ाते हुए? सो बेसिकली जो ये वाला अवार्ड है ये मेरा सबसे रीसेंट है, क्योंकि अभी जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जिसमें यू नो सारे लाहौर के स्कूल्स आते हैं, तो उसमें से आई वाज द वन इन डिजिटल कैटेगरी जिसमें मैं जीती थी। और जो ये वाले हैं, मुझे फॉर बीइंग द यंगेस्ट इलस्ट्रेटर मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं, क्योंकि आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13। तो जैसा आपने कहा कि यू नो टीचिंग अदर स्टूडेंट्स, तो उसका मुझे ऐसे हुआ था कि व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू सेलिंग माय इलस्ट्रेशंस, तो ऑब्वियसली अर्निंग के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो आई थॉट कि क्यों ना उसको यू नो उस पर इस्तेमाल किया जाए जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मैंने रिसेंटली ये सब शुरू किया था, और जब अर्निंग शुरू हुई तो उन्हीं पैसों से चीज़ें ख़रीदी, और यू नो वो गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं जिनके पास इतनी नहीं होती अपॉर्चुनिटीज़, तो उनके पास मैं लेके गई और अपनी स्किल्स सोचा कि शेयर क्यों ना की जाए। दैट्स ब्रिलियंट आयशा। और इंसान एक तो खुद सीखता है, लेकिन वो लीडर उस वक्त बनता है जब वो अपना आर्ट दूसरों तक भी मुंतकिल करता है। तो आप तो जूनियर लीडर हैं ही ऑलरेडी। आखिर में मुझे बताएं, व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स, प्लान्स क्या हैं अपने आर्ट को लेके और लोगों तक उस आर्ट को पहुँचाने तक? आई थिंक अभी तक के फ्यूचर गोल्स तो मेरे स्टडीज़ ही हैं, क्योंकि आई एम 15 राइट नाउ, तो आर्ट्स पढ़ रही हूँ मैं, तो आई एम होपिंग कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन चीज़ें वगैरह, उसके बाद तो आर्ट्स में ही गैलरीज वगैरह में आई एम होपिंग कि मैं काम करूँगी, जैसे यू नो एक दिन अपना एग्जिबिशन एंड एवरीथिंग। और जहाँ तक ऑडियंस को पहुँचाने तक की बात है मेरे काम की, आई थिंक आई एम डूइंग दैट रियली वेल राइट नाउ एज वेल, क्योंकि मैंने जैसे बताया आई हैव पेज ऑन इंस्टाग्राम जिस पे लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि उसी को ज़्यादा ग्रो करूँगी, उस पे ज़्यादा काम करूँगी, और बाकी स्टडीज़ और सारा इंशाल्लाह। आयशा बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी। विश यू गुड लक, आप जो भी काम करें अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं। आइडिया आया मुझे। हाँ, एक आइडिया ये आया है कि आइडिया ये है कि एक बहुत बड़ी आइडिया 2022 नुमाइश हुई है, जो कि जनूबी एशिया में असले की सबसे बड़ी नुमाइश अभी भी चल रही है, और ये एक्सपो सेंटर कराची में है, जिसमें पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत को पजीराई मिल रही है। शयान सलीम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हथियार बराए अमन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की। ये स्पेशल इसलिए है इस बार क्योंकि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर ये नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में सजाई गई है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हथियार बनाती है और कई ममालिक को एक्सपोर्ट भी करती है, इस साल क्या ख़ास चीज़ें बनाई गई हैं हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये हमें बताएं कि ये जी, तो बड़ी ज़बरदस्त ये वैसे हर साल लगती है। हाँ। इस साल लेकिन जो अच्छा, वैसे कितना अट्रैक्ट कर रही हैं ये हाँ, और चीज़ें? लोग भी जा रहे हैं इस साल। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स, जिसमें चाइना है, इसमें टर्की है, उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और उनके वफूद भी आते हैं। और बाय द वे जो पाकिस्तानी मेड ड्रोन है अबाबील, उसमें जो है जी, उस पर बहुत से लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ट्रक्स हैं, इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा एयर शो भी होगा जी, एयर शो भी होगा। टैंक्स हैं हमारे इंडिजिनस, जो हमारे इंडिजिनस टैंक्स अच्छा, हैं, ये जिस वो एयर भी शो की आप बात कर रहे हैं, आवाम जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो भाई आप बिल्कुल रुक सीव्यू पे, हाँ रुक करें, सीव्यू का जाएं जब और इसको एंजॉय करें। तो कराची में एक्सपो सेंटर की दिफाई नुमाइश में चीनी ट्रक YL और 80 सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस ट्रक की क्या ख़ास बात है ये आपको बताएंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का आज तीसरा दिन है और हमने कहा नया दिन के नाजरीन को हम एक्सपो सेंटर से कुछ नया दिखाएं। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं LY-80, ये सिस्टम कहलाता है और ये एक फायरिंग व्हीकल है जो कि मिसाइल्स फायर करती है। इसके बारे में पूरी मालूमात जो है हम आपको देते हैं कि ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं होती, बल्कि ये एक फ़्लीट होता है, यानी कि 9 गाड़ियों का काफ़िला साथ होता है और इनमें से 3 गाड़ियां जो है वो सपोर्टिव होती हैं, जबकि 6 गाड़ियां जो है वो कॉम्पैक्ट व्हीकल होती हैं जिनसे फायरिंग की जाती है। उसमें से एक ये है जो कि फायरिंग व्हीकल है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें 6 मिसाइल लोड करने की सलाहियत मौजूद है। ये तकरीबन 34,000 किलो वज़नी व्हीकल है, बहुत वज़नी व्हीकल है और इसकी मूवमेंट इसलिए काफ़ी मुश्किल भी होगी लगता है बस ज़ाहिर देखने में। लेकिन आप ये देखें, इस पे 6 मिसाइल जो है वो लोड हैं और एक मिसाइल का वज़न अगर हम बात करें तो 1300 kg एक मिसाइल का वज़न है। तकरीबन 40 किलोमीटर दूर की हदफ को ये निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। ज़रा ऊपर चलते हैं और आपको वहाँ से भी जो है वो मनाजिर दिखाते हैं। और जी, ये 6 मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत ये व्हीकल रखती है। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आप इसके बराबर में एक पूरा सिस्टम देख रहे होंगे जिसको रडार सिस्टम कहा जाता है। ये 150 किलोमीटर तक काम कर सकता है रडार और टारगेट को लॉक करता है 150 किलोमीटर के अंदर। और इसमें एक IFF सिस्टम मौजूद है जो बड़ा ख़ास सिस्टम है। वो ये कि रडार में कहीं अपना ही कोई जो है वो इक्विपमेंट या अपने ही कोई लोग मौजूद ना हो, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की सलाहियत का सिस्टम यानी कि इसमें है, अपने ही लोगों पर वार ना कर दे। तो इसीलिए इसमें एक IFF सिस्टम लगाया गया है ताकि सिर्फ दुश्मन के जहाज़ या उनकी व्हीकल को ही निशाना बनाया जा सके। ये आप बड़ी एक नई चीज़ है इस लिहाज से कि 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये मिसाइल जो हैं वो हमलावर हो सकते हैं, दुश्मन को ज़ेर करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास है। और ये ओरिजिन अगर हम इसकी बात करें तो ये चीन ओरिजिन है, यानी कि बनाया चीन ने था, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके इसके एक नेक्स्ट वर्जन पर जो है वो काम कर रहे हैं ताकि एक नई चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में लॉन्च की जा सके। तो जनाब, सिर्फ पाकिस्तानी मेड नहीं, एक्सपो सेंटर कराची में जो दिफाई नुमाइश जारी है उसमें बैनुल अक़वामी सतह पर जितने भी एग्ज़िबिटर्स आए हैं वो और बहुत बड़ी कंपनीज़ जो है वो यहाँ पर आई हैं। तकरीबन 64 से ज़ायद ममालिक हैं जिन्होंने यहाँ पर आके सिर्फ स्टॉल्स लगाए हैं, अपनी मसनूआत को यहाँ पर दिखाया है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। जितने एग्ज़िबिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इसी तरह जब हम एक ऊंची जगह पर मौजूद हैं तो आपको इसी टैंक के ऊपर से ही जो है वो आस-पास की चीज़ें भी दिखाते हैं, चाहे अल खालिद 1 टैंक हो या फिर इसके अलावा APC हो 113P। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये ख़ास तौर पर जो रडार सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बड़ा यूनिक है
कि टारगेट लॉक ये करता है और उसके बाद जिस व्हीकल पे हम खड़े हैं फायरिंग जो है जी इस व्हीकल से की जाती है। और 12 मिनट इसका टोटल टाइम है, यानी कि 9 गाड़ियों का जो फ्लीट रवाना होता है और टारगेट को लॉक करने से हमला आवर होने तक सिर्फ 12 मिनट का टाइम दरकार होता है कि दुश्मन को ज़ेर कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा वेल इक्विप्ड सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो वो लोग जो पाकिस्तान की दफ़ा पर सवाल उठाते हैं या सोचते हैं कि जी शायद पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इतना मजबूत नहीं है, तो ये ऐसा सिस्टम है कि उनको जवाब देने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। जी वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं दुल्हनों के जोड़ों के हवाले से। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि भाई जो मैं शादी में अपना जोड़ा पहनूं वो सबसे अलग होना चाहिए, और फिर इसकी तैयारी में महीने लग जाते हैं, लेकिन पहनना वो आपने सिर्फ चंद घंटे ही होता है। लड़कियों की ज़िंदगी के स्पेशल लिबास को जो डिज़ाइनर्स हैं, जो हुनरमंद हैं, जो जरी का काम करते हैं, दबके का काम करते हैं, कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, रिदा संधू हमें अपनी रिपोर्ट में बता रही हैं। वेडिंग सीजन शुरू होते ही इन हाथों की रफ्तार भी तेज हो जाती है। मुहारत से आर घुमाए सिल्मा और मोती सितारे टांकता, यह है फैसलाबाद के इलाके अलामा इकबाल कॉलोनी का वकास। दुल्हन के ड्रेस को मुनफरिद बनाना इन्हीं हुनरमंदों का कमाल है। शादियों का सीजन आते ही इनका दिन रात काम करते ही गुजरता है। ये बड़ी मेहनत का काम है कि आपने जैसे देखा कि एक एक चीज़ इस पे उठा के इसको लगानी पड़ती है, तो 12 घंटे 13 घंटे हम लोग इसको काम को करते हैं। रेशम, गोल्ड चेन, कोरा, टिमका, क्रिस्टल और रंगीन नगों से आरास्ता अरूसी लिबास की तैयारी में कई दिन लग जाते हैं। स्पेशल इवेंट्स के लिए लड़कियां मन चाहे डिज़ाइन भी तैयार करवाती हैं। ये लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल होता है, तो वो चाहती हैं मुनफरद नज़र आए। इसमें जो कपड़ा है उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत हमारी पसंद के मुताबिक है। वकास के छोटे से कारखाने में तैयार होने वाला हजारों रुपए का लिबास मार्केट में लाखों का फरोख्त होता है। शादी ब्याह के महंगे मलबूसात तैयार करते ये हुनरमंद खुद 2 कपड़ों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। इनकी खुशी तो बस इसी में है कि इनके हाथों का तैयार करदा जोड़ा किसी बड़ी तकरीब की ज़ीनत बने। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। चलें जी, जो ये शादी के जोड़े हैं इसमें थोड़ा सा जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें भी थोड़ी दिक्कत होती है। फैसल, वैसे आपके लिए भी टाइम आने वाला है कि थोड़ा आप बेगम के नखरे उठाएं, थोड़ा आप बताएं कि मैंने वेट किया है दुकान के बाहर खड़े होके, क्योंकि मुझे तो याद है मेरी शादी पे तो मेरे लिए कल जुम्मा है, किया था। कल जुम्मा है, पैम्फलेट छपवाएं और लोगों में बांट दें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मैं पूछती थी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे आइडियाज़ 2022 के हवाले से, जो कि कराची में जारी है एक्सपो सेंटर में, और ये सबसे बड़ी नुमाइश है एशिया में असलहे के हवाले से। जो यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, जिससे पता भी चलता है कि हमारा दिफाई सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी हम आपको शयान सलीम की रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हथियार बराए अमन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की। ये स्पेशल इसलिए है इस बार क्योंकि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर ये नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में सजाई गई है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हथियार बनाती है और कई ममालिक को एक्सपोर्ट भी करती है, इस साल क्या ख़ास चीज़ें बनाई गई हैं हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये हमें बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये गन्स हैं, इनमें क्या स्पेशल है और ये लॉन्च इस साल की गई है? जी, इसमें से 3 गन्स हमने डेवलप किए, BW20, CW39 और CW56। ये इस साल BW20 पिछले साल लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इसके जो 7.6239 और 5.56 वेरिएंट्स है वो इस दफ़ा आइडियाज़ पे लॉन्च किए गए हैं। ये बेसिकली नया डिज़ाइन है। इस तरह डिज़ाइन किए गए कि पाकिस्तान के अंदर हम खुद मैन्युफैक्चर कर सके। तो ये चूँकि हमारा अपना डिज़ाइन है तो हम इसको बाहर आराम से सेल्स भी कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी सेल कर सकते हैं।
दूसरा इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप हुआ है, तो हमें किसी TOT लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर हम किसी और मुल्क से TOT लेंगे तो तकरीबन $600-700 मिलियन, $800 मिलियन हमें ज़रा मुबादला बाहर देना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली ड्रोन आजकल मॉडर्न वॉरफेयर काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी लड़ाई के अंदर ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और बहुत इफेक्टिव चीज़ है। ड्रोन नॉर्मली पहले हम एक जहाज़ के अंदर एक पायलट होता था, पायलट को उड़ा के भेजते थे, पायलट उधर जाके डिसीजंस लेता था और वो काफ़ी कॉस्टली काम होता था, पायलट ट्रेन करना भी होता है। और दो ये ड्रोन उनके रिप्लेसमेंट नहीं है, वो अपना काम बखूबी जानते हैं, ये वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक और फील्ड है जिसमें आप ज़मीन पर बैठ के एक ड्रोन भेज सकते हैं, उनके साथ वेपन्स होते हैं, वो जाके टारगेट आइडेंटिफाई करके टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। तो आपको एक $40 मिलियन का जहाज़ जो पहले भेजना था और उसके अंदर एक बहुत वेल ट्रेंड पायलट भेजना पड़ता था, अभी आप तकरीबन एक $10,000 का ड्रोन भेज के वही काम कर सकते हैं। रिमोट से आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरे पीछे जो आप देव हेकल बख्तरबंद गाड़ी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने ही बनाई है और 2016 में भी हमजा 8x8 मुतारिफ कराई गई थी, मगर इस बार भी इसको कुछ नई खूबियों के साथ मार्केट किया गया है। एग्जीबिशन में ये रखी गई, आप देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ें नई शामिल की गई हैं और हमजा 6x6 ये क्यों है। हमने इसमें एड ऑन कैमरास डाले हैं, आपके डेड आर्क्स के लिए हमने कैमरास डाले हैं, इसमें रन फ्लैट्स डाले हैं। रन फ्लैट्स आप 50 to 60 किलोमीटर आफ्टर ब्लास्ट, आफ्टर अ बर्स्ट ऑफ टायर, आप 50 to 60 किलोमीटर गाड़ी को सेफ़ जगह पे आप पहुंच सकते हैं। प्लस इसमें हमने ब्लास्ट प्रोटेक्टेड सीट्स डाली हैं। जब आपका नीचे से IED ब्लास्ट है या नीचे माइन ब्लास्ट है तो वो आपकी सीट्स में शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए, आपकी सीट बिठा देते हैं, आपके ट्रूप्स टोटली सेफ़ रहेंगे। हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि किस तरह फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है बुलंदी से जंप करने की पैराशूट के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा ये प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस है कि उसमें जान जाने का काफ़ी ख़तरा होता है जब ट्रेनिंग की जा रही होती है। लेकिन जिस तरह IR टेक्नोलॉजी आई है, इसके बाद से जो ट्रेनिंग में ये इस्तेमाल की जा रही है और काफ़ी बारीकियाँ हैं जब ट्रेनिंग दी जाती है इसकी, तो वो समझ ली जाती हैं, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता प्रैक्टिस में। जहाज़ से C-130 से जंप करेंगे और हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें इन्हें सामने नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें, इन्होंने आप इस वक्त जंप करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और ये टेक्नोलॉजी की मदद से कितना फ़ायदा हो गया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी जान महफूज रहती है इससे और आपको तकरीबन ट्रेनिंग में मदद मिल जाती है। ये है कि पहले जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे सिमुलेशन के हिसाब से, वो हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके करते थे। अभी हमें ये पाकिस्तान में पहला सिमुलेटर इस तर्ज का ये बना है और इससे हमें ये मदद मिलती है कि जो चीज़ें जंपर्स 10 से 15 जंपों में सीखते थे, वो अब ये 3 से 4 जंप्स में सीख जाते हैं। वाह वाह, यानी कि 3 जंप में उसको पता चल जाता है कि किस तरह ऊपर आना है, किस तरह। जी बिल्कुल, इसके ये है कि फ्री फॉल के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं। ये VR में नज़र आ रहा है और ये कितनी हाइट पे इस वक्त? ये इसमें हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं 3000 से 25,000 फीट। तो हाइट ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको ट्रेनिंग की फ्री फॉल में हम 3000 से 25,000 फीट तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिफाई नुमाइश में तीनों अफवाज के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने एक मिसाइल ज़बरदस्त सा तैयार किया है, हरबा इसका नाम रखा गया है। इसकी रेंज वगैरह ये सब यहाँ लिखी गई है कि ये एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। ये इसकी रेंज है 280 किलोमीटर। इसको आप शिप से लॉन्च करते हैं और ये बड़े इंटेलिजेंटली समंदर के ऊपर बिल्कुल करीब उसके स्किम करता हुआ अपने टारगेट को निशाना बनाता है। और इसके अंदर और फीचर्स ये है कि जब वो टारगेट के करीब आ जाता है तो फिर ये एल्टीट्यूड गेन करता है, हाइट, और अपनी फिर आंख को खोलता है और फिर इसके अंदर मैचिंग होती है कि जो टारगेट है उसके साथ उसको सिंक करता है कि ये वही टारगेट है, इसको मैंने मारना है कि नहीं, और फिर ये वापस नीचे जाता है और फिर उसको हिट करता है। लोग ने ब्राक भी लॉन्च किया था, हमने कवर किया था 2018 में, हमें याद है वो ड्रोन। तो ये शापर है, इसका भी नाम बड़ा यूनिक है, तो इसके बारे में बताएं। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर
और इसके अंदर सैटेलाइट लिंक लगा होता है। इसका मतलब है कि आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हुए कि इसको मैक्सिमम अपनी डिस्टेंस पे लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ। प्लस इसमें एक पेलोड लगा होता है, कैमरा अगर आप ये नीचे दिखाएं, इसके अंदर आप देख सकते हैं आगे जो ग्लास लगे हुए हैं, ये इसके अंदर डिफरेंट इसके ना सेंसर्स होते हैं। एक इसमें डे का कैमरा होता है, अगर आप रात को फ्लाई करें तो फिर इसके अंदर एक थर्मल कैमरा लगा होता है, जो भी चीज़ हीट इमिट करती है, जैसे गाड़ियाँ अगर गर्म हो वो हीट इमिट करती हैं, इंसान, जानवर, वो सब इस कैमरे से पिक हो जाते हैं। तो अगर जंगल के ऊपर उड़ रहा है, सहरा के ऊपर उड़ रहा है, जो चीज़ हीट इमिटिंग होगी वो ग्लो करेगी इस कैमरे में। तीसरा जो इसके अंदर लगा हुआ फीचर वो ये कि ये टारगेट को लेज़र से लॉक करता है, और जब लॉक कर लेता है तो फिर आपने इसको मिज़ल का बटन दबा के उसको तबाह करना है। आइडियाज़ आलमी दिफाई सनत के राब्तों और दिफाई इंडस्ट्रीज़ में नई टेक्नोलॉजीज़ और इसकी सलाहियतों के इजहार का एक मुमताज़ प्लेटफॉर्म बन चुका है। आइडियाज़ में बड़ी तादाद में गैर मुल्की वफूद का आना इसकी कामयाबी का सबूत है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलिए हम बात करते हैं अब हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की। आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी एक आलूदा माहौल में रहते हैं, गाड़ी के धुएं से लेके अब तो कार्बन एमिशन मुख्तलिफ जगहों से हो रही है, एंड देन फिर बहुत सारे हमारे दोस्त जो सिगरेट पीते हैं अपने लिए भी और वो दूसरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम बॉम्ब वाला, जी टाइम बॉम्ब है, इट्स टिकिंग, वो कब उनको बीमारी आ जकड़े। हाँ, लेकिन अब होता ये है कि अब उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो रिलेट होती हैं, फेफड़ों का कमज़ोर हो जाना, सांस की नाली जो है उसका श्रिंक हो जाना। तो इस सब पे हम बात करेंगे, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे लोगों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह ना करें। हम अपनी स्किन और दीगर चीज़ों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी जो कभी-कभी भूल हमारी जो बॉडी की पूरी मैकेनिक्स जिनको चलाते हैं, भूल क्या जाते हैं, उनके साथ शदीद हम जाती अगर हम उन पे तवज्जो नहीं देंगे तो यकीन करें कि वो फिर उस तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो आपकी खूबसूरती का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़रूरी है इस बात। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अभी हम जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर ही रहे थे कि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा पोल्यूशन वाले माहौल में हैं, फिर लोग सिगरेट पीते हैं। कौन सी जो डिजीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, कराची में या कराची से हट के भी, जो कि लंग्स की हैं और पाकिस्तानी जो है उनमें धड़ाधड़ मुब्तला हो रहे हैं? तो फैसल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया लंग कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए और दूसरी बीमारियों के। जो सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी है, उससे ना सिर्फ लंग कैंसर हो सकता है बल्कि दूसरी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ फेफड़ों की बीमारियों की बात करें तो उसमें COPD, जिसमें फेफड़े की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, वो हो सकता है। फाइब्रोसिस हो सकता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है। उसके अलावा जो बाकी दिल की बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। कहा यह जाता है कि अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है तो 30 फोल्ड एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर उसका रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का। ना सिर्फ बंदा जो स्मोकर है वो, बल्कि जो सेकंड हैंड स्मोकर है उसमें भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सही है। कैंसर प्लस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, COPD, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और दूसरी जगहों के कैंसर लाइक एसोफेजियल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर और ब्लडर कैंसर, इनका भी रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे भी बताएं कि हमारी सोसाइटी में ये रिवाज नहीं है कि आपने हर 6 महीने के बाद या साल में भी आप अपने आप को चेक करवाएं, अपना एक मुकम्मल आप जो है डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि आप मुझे चेक कर लेंगे, खुदा ना खासा मुझे कोई, जबकि बाहर के ममालिक में तो ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। बिल्कुल। कौन सी स्टेज ऐसी होती है या क्या आपको फील होना शुरू होता है कि आपका ध्यान जाए स्क्रीनिंग की तरफ कि यार मुझे ना एक दफ़ा करवा लेना चाहिए चेक? महक, सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग है क्या। स्क्रीनिंग से मतलब ये है कि आपको अभी सिम्टम्स नहीं हुए और आप उसको पहले से कोई टेस्ट करवा रहे हो देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूजुअली ये कहा जाता है कि वो लोग लंग कैंसर के हवाले से पर्टिकुलर बात करूं, फिर इन जनरल भी बात कर लेता हूं। लंग कैंसर के हवाले से कहा जाता है कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और उन्होंने 10 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर ली और उनकी उम्र 50 साल है,
अच्छा, यानी 50 साल उम्र है और 10 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर लिए तो उनको ज़रूर स्क्रीनिंग करानी लाइक अगर उन्होंने 41 की एज में स्मोकिंग स्टार्ट किया और वो 50 के हो गए तो वो ज़रूर जाएं स्क्रीनिंग। बिल्कुल भाई 41 में तो कोई स्टार्ट करता ही नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो मैं अपने मियाँ का सोचने लगी कि उन्होंने कब शुरू की थी, लेकिन अभी वो 50 के नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्क्रीनिंग But करा still, लेनी चाहिए। हाँ, स्क्रीनिंग। और दूसरा ये कि जैसे ख़वातीन है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अर्ली करा लें, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 40 इयर्स की एज में मेमोग्राम करा लेना चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री बड़ी आंत के कैंसर यानी कोलोन कैंसर की है तो उसको भी 50 इयर्स की एज पे कोलोनोस्कोपी या कैमरे वाला मुआयना करवाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो लेमैन हैं जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं, जिनको मेडिकल जो भी इस्तिलाह है उनका पता नहीं है, सांस की नाली सुकड़ जाना, ठीक है, ये शायद उनको समझ में आए, ये कैसे होता है और अगर ये एक बार हो जाए तो फिर क्या इसका इलाज है? इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी तंबाकू है या निकोटीन है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। कहा यह जाता है कि जो एक सिगरेट आप स्मोक करते हो उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं। 4000 केमिकल्स वन सिगरेट में 4000 केमिकल्स हैं और 70 उसमें से ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप सिगरेट स्मोक करते हो और अपना जो धुआं अंदर लेके जाते हो तो वो आपकी सांस की नालियों को डैमेज करना शुरू करता है और सांस की नालियाँ जब डैमेज होती हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो दोबारा से रीग्रोथ नहीं कर सकते। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आपकी सांस की नालियाँ सुकड़ना शुरू हो जाती हैं और आपके एल्वेलाई जो होते हैं वो उसमें एक तो स्मोक की वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो एक्यूमुलेट होता है प्लस वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, लंग्स के कैंसर की जब हम बात करते हैं तो मेन चीज़ आती है कि जी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है सिगरेट पिए, ख़वातीन को भी यकीनन उनमें भी ये चीज़ डायग्नोज होती होगी, क्या रीज़न है? यानी हमारी सोसाइटी में तो शायद अगर हम ये कहें कि इतना रुझान नहीं है ख़वातीन के स्मोकिंग करें, तो क्या वजह है इसकी ख़वातीन में अगर ये चीज़ है? सो महक 90% तो स्मोकिंग रीज़न है, उसके अलावा जो 10% जो है वो हमारी पोल्यूशन है। अब आपको पता है कि कराची और लाहौर इस वक्त दो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं। वर्स्ट कंडीशन। सो स्मॉग, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से जितना धुआं निकल रहा है वो सारा ऐसा है कि जो हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें कैंसर कॉज करा सकता है, लंग की डिफरेंट डिजीज़ कॉज करा सकता है। अच्छा। इसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के अलावा लाइक हम लोगों का जो डाइट है, डाइट का ऐसा कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं है लंग कैंसर में, लेकिन दूसरे तरह के कैंसर्स में उसका वो रोल है। इसके अलावा जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है या हमारी कोई जिनियाती कोई हमारी फैमिली में कोई किसी को कैंसर था तो उसमें भी अच्छा ये होता है कि अगर लाइक आपके अब्बा को है तो ये आप में हो सकता है या आपके औलाद में लाजमी नहीं है। लंग कैंसर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, 3-4 लोगों को लंग या दूसरे तरह के कैंसर है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। और ख़वातीन में ये सारे अवामिल लाइक एयर पोल्यूशन हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, या कोई अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो बीमारी है वो हो गई, या फाइब्रोसिस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जब लंग से जुड़ी बीमारी, चाहे वो छोटी सी खांसी से डेवलप होना शुरू हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, या फिर छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक जिसमें आपका लंग कैंसर आ जाता है, हम कैसे, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, ठीक है ना, तो किस स्टेज में आते हैं वो आपके पास, कितना लॉस कर चुके होते हैं वो अपना? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग अपनी सेहत और अपनी तालीम दोनों के मामले में बड़े कैजुअल होते हैं। लाइक हम नहीं सोचते कि अगर हमें खांसी हो रही है और उसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, हमारा वज़न कम हो रहा है, या हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या सांस फूल रहा है, या हमारे खांसी और बलगम में खून आ रहा है, तो हमें फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं मौसम तब्दील हो रहा है या कोई इन्फेक्शन होगा जो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास इन्हीं तमाम अलामात के साथ जब मरीज़ आते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि काफ़ी एडवांस स्टेज यानी स्टेज 4 में मरीज़ आते हैं। हाँ, और एक और चीज़, अभी रिसेंटली कोविड से हमारी सबकी जान छूटी है, बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की है कि इवन आफ्टर उनको सारे मामला जो हो गया, बूस्टर शॉट सब लग गए, बहुत से लोग जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनका काम है बोलने का, उनको वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
वो अगर बोल रहे हैं तो कुछ लोगों के, जैसे मैं अपना बता दूं, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन आया थे, ठीक है, हालांकि वो माइल्ड थे, बट उसके बाद से आई एम नॉट फीलिंग दैट ओके। उस चीज़ ने हमारे लंग्स पे कितना असर छोड़ा है? सो पोस्ट कोविड सिक्वेली या कोविड के बाद होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं वो बाज़ औक़ात काफ़ी लंबे अरसे तक, समटाइम्स 6 मंथ्स तक रहती हैं, और इसमें लंग्स का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि कोविड में जो मेन उसका जो टारगेट है वो लंग है, यानी फेफड़े हैं। सो फेफड़े अगर कमज़ोर हो जाएं तो उसको टाइम लगता है वापस रिकवर करने में। सो इसी वजह से बाज़ लोग जिनकी फेफड़े की इन्फेक्शन माइल्ड या मॉडरेट भी हुई थी, यानी दरमियाने भी दर्जे की हुई थी, तो उनको काफ़ी टाइम लगा रिकवर करने में, और ये हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा, समटाइम्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स लगे। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे जल्दी से बताएगा कि किस एज ग्रुप के लोगों को लंग्स कैंसर ज़्यादा हिट करता है? सो लंग कैंसर का बेसिकली जो एज ग्रुप है वो 50 और प्लस 50 है, लेकिन इसमें बेसिकली फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है। सो उन सारों को हम एक्यूमुलेट करें तो ही हम कह सकते हैं कि 50 और 50 से ज़्यादा के लोगों में लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर आप कुछ भी हल्का फुल्का महसूस करें, जाके स्क्रीनिंग करा लें, कोई मसला नहीं है, आपके अपने लिए बेहतरी होगी ना कि आपने अपना चेकअप करवा लिया। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं फैसल फुटबॉल की। ओह यस, फीफा वर्ल्ड कप शुरू तो होना है वो कतर दोहा में, लेकिन पूरी दुनिया की तरह कराची में भी इसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। और क्या क्या कुछ हो रहा है हमारे नुमाइंदे खिज़र आदम से जानते हैं। जी खिज़र। जी बिल्कुल, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और दुनिया भर से 32 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। और न सिर्फ इस वक्त कतर में तैयारियां जारी हैं, हम फुटबॉल वर्ल्ड कप का जब भी जिक्र आता है तो पाकिस्तान में जो फीफा फुटबॉल है वो उसके हवाले से सियालकोट मशहूर है। इसी तरह जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं वो पाकिस्तान आर्मी के दस्ते वहाँ पर मौजूद हैं। मगर बड़ी तादाद में इस वक्त कराची में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में जो हैं उनके यहाँ पर फ़्लैग्स तैयार किए जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में ये फ़्लैग बिल्कुल इस वक्त अपनी आखिरी मराहिल में हैं। उनको पैक होके सीधा यहाँ से कराची से दोहा जाना है। और मैं इस वक्त कराची की फैक्ट्री में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो फ़्लैग हैं, जिनमें अर्जेंटीना है, पुर्तगाल है, ब्राज़ील है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर इस वक्त फ़्लैग्स तैयार किए जा रहे हैं। ये देखें, फ़्रांस का फ़्लैग भी यहाँ पे मौजूद है, स्पेन का फ़्लैग भी मौजूद है, और एक और भाई जो है वो मुख्तलिफ जो हैंडी फ़्लैग्स होते हैं उनको तरतीब दे रहे हैं। इसी तरह पीछे पैकिंग का सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त जनाब खुर्रम आफाक साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर कितना क्रेज़ आप लोगों को देखने में आ रहा है और कितने फ़्लैग्स अब तक आप बना चुके हैं, और कैसा जज्बा है, किस तरह के किन कंट्रीज़ के ज़्यादा फ़्लैग्स के ऑर्डर? जी, ये तो पूरी दुनिया के अंदर ही फ़ुटबॉल का एक क्रेज़ है इस वक्त, पूरी दुनिया में जोश व जज्बा है सारा। तो पाकिस्तान में भी वैसे तो फ़ुटबॉल यहाँ पे कौमी खेल नहीं है, हम थोड़ा दूर दूर हैं फ़ुटबॉल से, लेकिन इसके बावजूद जब फ़ुटबॉल का सीज़न आता है तो वाकई हम लोगों को महसूस पता चलता है कि हाँ भाई इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है दुनिया में। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे फ़ुटबॉल के ये झंडों के ऑर्डर मिले हैं। पूरी जो 32 मुल्क खेल रहे हैं, उन 32 मुल्कों में से जो बड़े मुल्क हैं 18 जो लीड करते हैं ज़्यादा, उन मुल्कों के ज़्यादा झंडे यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास, और हज़ारों की तादाद में बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तकिल जा रहे हैं। और बाय एयर शिपमेंट जा रही है अब ये, अब चूँकि टाइम कम हो गया, वो कंटेनर सिस्टम ख़त्म हो गया, बाय एयर जा रहे हैं अब ये झंडे। अच्छा, तो कितना ज़्यादा प्रेशर है, डिमांड है, और ये यकीनन उन ग्राउंड्स में जब ये झंडे लहरा रहे होंगे तो आप ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान से बनकर ये सारे के सारे झंडे गए हुए हैं। तो इस वक्त आपने कहा कि हज़ारों की तादाद में, और मज़ीद डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि अब पूरी दुनिया रुख कर रही है कतर दोहा का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हमें उम्मीद है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में फिर दोबारा मज़ीद ऑर्डर आएंगे, क्योंकि अब वो कंटेनर अब तो बाय एयर जा रहे हैं, और ये रात भर पैकिंग काम हो रहे हैं, मुस्तकिल 24 आवर्स चल रही है फैक्ट्री, और पूरी नाइट बैठ के। और ये सुबह, अब ये कंसाइनमेंट ये कल सुबह रवाना होनी है, सुबह 9 बजे। अभी रात को पूरी रात को पैकिंग होगी और कल सुबह इंशाल्लाह रवाना होगी अर्ली शिपमेंट। तो ये सूरत हाल है इस वक्त दोहा से लेकर कराची तक जो है वो फ़ुटबॉल का जुनून है, और झंडे तैयार किए जा रहे हैं। और कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में फ़ुटबॉल का जो क्रेज़ है यकीनन वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त जो है हम आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है।
चलिए उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सिर्फ फुटबॉल्स और झंडे और दीगर चीज़ें नहीं बल्कि अपनी टीम भी भेज दे। आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है ना मकबूला के यार कि क्या मछली मंडी बनाई, हाँ लेकिन बन गई एक जगह पे तो वाकई बनी, सही वाली बन गई। हाँ, और वो वाली ऐसी बनी कि लोगों को परेशान कर दिया। सियालकोट की हम बात करें, उर्दू बाजार मछली मंडी में तब्दील हो गया है। अब ये जो मछली मंडी है ये वाकई वाली शोर और खच वाली मछली मंडी नहीं है जो अक्सर हम असम्बलियों में देखते हैं। ये मछली मंडी ऐसी है जिसने शहरियों को परेशान किया हुआ है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद। जी शहजाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा शबाज़ चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर मछली मंडी है। सर्दियों के आगाज़ से ही यहाँ पर रश लग जाता है, रक्शे वाले और दीगर खरीदार यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेन शहरा है अंदरूनी शहर की उर्दू बाज़ार, ये जैम हो जाता है, ट्रैफिक यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये उर्दू बाज़ार से चौक अड्डा शबाज़ तक रेहड़ी बान जगह जगह मछली लगा के खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक जैम रहती है बल्कि शदीद किस्म का ताफन भी जो है वो फैला होता है। ये वो रोड है जहाँ से कॉरपोरेशन के CEO जो है वो गुजर के और अमला गुजर के डेली यहाँ से ऑफिस जाता और आता है और ये सारा कुछ वो अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और ये बहुत ही अहम रोड है उर्दू बाज़ार, अब ये मछली मंडी में तब्दील हो चुका है। शहरियों का एक ही मुतालबा है कि कॉरपोरेशन जो अमला है एंटी इंक्रोचमेंट वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे और ये जो मछली मंडी है इसको मुंतकिल शहर से बाहर किया जाए ताकि शहर में आमदोरफ्त आसान हो सके। जी ठीक है शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका भी लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब तमाम ख़वातीन ज़रा ध्यान इधर कर लें, बल्कि मर्द हजरात भी जिनकी शादी होने वाली है या जो चाहते हैं कि जी उनकी होने वाली बेगम बड़े अच्छे जोड़े में नज़र आए हमें अपनी शादी पे, तो वो तमाम लोगों के लिए आज हमने ये सेगमेंट रखा है। हाथों से तैयार करदा दुल्हन के ड्रेसेस पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि कितनी मेहनत होती है, कितना वक्त लगता है। अब जो ये वक्त की बात होती है ना, उसमें कपड़ों की भी बात होती है कि जी एक टाइम था जब दुल्हन का जोड़ा कहा जाता था कि सिर्फ लाल रंग का ही होना चाहिए, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, लड़कियां लाइट कलर की तरफ भी जाती हैं। अच्छा जी, बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें जो दुल्हन का जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा कम काम वाला चाहिए। सो अपने अपने टेस्ट की और ट्रेंड की बात है। ड्रेस डिज़ाइनर बिनिश आबिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जैसे हमने कहा ना कि वक्त की बात है कि वक्त बदल जाता है, फिर लोगों के जज्बात भी बदल जाते हैं, तो आजकल चूँकि वेडिंग सीज़न भी है तो क्या डिमांड है स्पेशली दुल्हनों की कि किस तरह का जोड़ा चाहिए? दुल्हन की ज़्यादातर तो ट्रेडिशनल जो हमारा कलर है रेड कलर वो तो बनवाती हैं, लेकिन आजकल लाइट कलर्स पे जो है ब्राइड वो ज़्यादा पसंद करती हैं ड्रेसेस। मतलब कॉम्बिनेशन हो उसके साथ ना, लाइट कलर का ड्रेस हो और थोड़ा डार्क दुपट्टा हो उसके साथ, तो ये चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूँकि एक होता है बजट भी मैनेज करना, सो जब आपके पास ख़वातीन आती हैं या लड़कियां आती हैं कि जी शादी है या निकाह है, तो उसमें वो अपनी चॉइस बताती हैं या आपके पास जो ड्रेसेस हैं उसको बता के कि अच्छा दुपट्टे के पल्लू पे से काम हटा दें, बाजुओं पे से काम हटा दें या दामन पे से काम हटा दें और फिर बजट अपना मैनेज करवाती हैं, ऐसा होता है? जी, पहले हम सबसे पहले क्लाइंट से यही डिस्कस करते हैं। एक मीटिंग होती है, उसमें यही चीज़ हम जानते हैं क्लाइंट के बारे में कि वो क्या चाहता है, उसके बजट क्या है। फिर बजट को देखते हुए हम उनको गाइड करते हैं कि इस ड्रेस को, जैसे कुछ एक्सपेंसिव ड्रेस है उन्हें पसंद आया और वो चाहते हैं कि हम ऐसा बनवाएं लेकिन उनके बजट में नहीं है, तो हम उनको समझाते हैं कि इसमें अगर ये काम हटा दिया जाए या ये चीज़ हम इसमें ऐड कर दें तो ये आपके बजट में आ सकता है। अच्छा बिनिश, बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे ये बताएं कि चूँकि हम 5-6 लाख तक की तो बारात का हम कहते हैं कि जी ओके बारात का जोड़ा तो अब बन ही 5 में रहा है या 6 में बन रहा है, तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि इतना महंगा जोड़ा ना बनवाएं, क्योंकि आपने तो ज़िंदगी में शादी का जोड़ा या लहंगा आपने अपनी बारात पे पहना ना, फिर बाद में इतना हैवी ड्रेस आप कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करती कि इतना हैवी ड्रेस हो और इतना एक्सपेंसिव हो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो अपने ब्रांड के ड्रेसेस हम रेडी भी करवाते हैं ना, उसमें भी मेरे माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि बजट जो है ना वो इकोनॉमिकल रखा जाए कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। सही। और मैं नहीं समझती कि 5 लाख का 6 लाख का जोड़ा पहने, आप जो है वो एक रीज़नेबल रेट में पहने। और ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनर ड्रेसेस इतने ही महंगे, अब तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रीज़नेबल रेट में आपको आपके बजट में तैयार करके। अच्छा चले हम ज़रा दिखाते हैं जी
इनकी वार्डरोब भी दिखा देते हैं कि इनके पास क्या क्या कलेक्शन है। और इसके साथ साथ मैं बिनिश से ड्रेसेस के हवाले से भी पूछती जाऊँगी। मैं चाहूँगी बिनिश आप उधर खड़ी हो जाएँ और मुझे ज़रा बताती जाएँ, चूँकि सबसे पहले जैसे हमने बात की थी बारात के हवाले से, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि भाई जो मैंने बारात पे जोड़ा पहना है, वैसे मैंने भी आज बिनिश का ही जोड़ा पहना, उनकी तैयार करना जोड़ा पहना। थैंक यू, बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ज़रा वो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, ताकि मैं बिनिश की ड्रेसेस भी दिखा दूँ और वो कम पैसों में कैसे अपने लहंगे को, अपने वलीमे के ड्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है जनाब हमारे पास लहंगा है, अगेन वही मरून रंग है, फुल भरा हुआ है और ज़बरदस्त काम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि बड़ी यूनिक है वो है पर्पल का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। जी, कॉम्बिनेशन इसमें लाइट फ्रोजी का भी है, अच्छा, पर्पल का भी दिया हुआ है। ज़रा हमारे कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके दिखा दें। ओके, ठीक है। और बहुत ही हैवी ड्रेस है ये, और इसमें बहुत सारे इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें जो है सीक्वेंस भी हैं, नग का भी काम हुआ है। अच्छा, बहुत डिटेल से ये ड्रेस तैयार किया। अच्छा बिनिश, मुझे बताएं कि चूंकि जैसे ये लहंगा हमने देखा कि इसकी जो चोली है और जो ये लहंगा है थोड़ा सा हैवी है, ये क्या होता है कि अगर आपका ड्रेस थोड़ा हैवी है तो आपका दुपट्टा थोड़ा सा लाइट हो जाए? बिल्कुल यही। अच्छा, अगर आपका ड्रेस हैवी है तो दुपट्टा उसके ऊपर लाइट होगा, और अगर दुपट्टा थोड़ा हैवी तो खैर दुपट्टा वो सेट नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लाइट दुपट्टा रखते हैं। मुझे इसके साथ भी लाइट है, दुपट्टा लाइट है। अच्छा, मुझे जरा बताएं कि कितना वेट होगा इसका? इसका काफ़ी वेट है वैसे, लेकिन अगर कोई चाहे कस्टमाइज करवाना तो हम इसका काम भी कम कर सकते हैं। लहंगे में काफ़ी काम हुआ हुआ है, और जो इसका काम कम हो जाएगा तो इसका वेट भी कम हो जाएगा, इसका बजट भी कम हो जाएंगे। वैसे मैंने अपनी बारात में जो लहंगा पहना था वो 8 किलो का लहंगा था, और उसके बाद मुझे पता चल गया था कि इतने भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने लाइट में बनाया है थोड़ा। अच्छा, ये भी आप अपने जैसे बरी के कपड़े होते हैं, क्योंकि शादियों के बाद आपका आना जाना होता है, इवन आप अपनी मेहंदी पे इस तरह का कोई एक जोड़ा पहन सकते हैं। ओके, तो ये है ऊपर, ये मैक्सी है ऊपर, और नीचे ये लहंगा, नीचे ये लहंगा है, और ये यहाँ से ओपन शर्ट की तरह स्टाइल दिया हुआ है, तो लहंगा यहाँ से नजर आएगा और नीचे दुपट्टा है। सही, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये है वेलवेट में, आप जरा ये दिखाएंगे, मैं हैंग कर देती हूँ। अच्छा, आजकल चूंकि सर्दियां हैं और पंजाब में तो बहुत ही सर्दी होती है, सो वो पंजाबी लड़कियां जिन्होंने शादी पे जाना है, भाई वेलवेट को ज़्यादा प्रेफर करें आप। अच्छा, ये वेलवेट की चोली है और ये लहंगा है, इसको आप ब्राइडल के तौर पे भी पहन सकते हैं, निकाह में भी। इसके अलावा ब्राइड की जो सिस्टर होती हैं और वो भी पहन सकती हैं, तो ये पार्टी वेयर में पहना जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे अभी बता भी रही थी बिनिश के इनकी एक अम्मा बेटी वाली भी कलेक्शन जी है। बिल्कुल, हमारे कस्टमर की बहुत डिमांड थी, बहुत ऑर्डर आते थे मेरे पास, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने मदर एंड डॉटर कलेक्शन भी अभी रिसेंटली जैसा बेटी का है वैसे अम्मा और अभी ये जो कलेक्शन है हमारे पेज पे अपडेट नहीं है, ये समा के चैनल से दिखाई जा रही है, हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मदर एंड ये डॉटर सेम। ओके, जबरदस्त। बाकी आप इसमें कलर्स कस्टमाइज करवा सकते हैं और साइजेस वो भी कस्टमाइज हो जाएंगे। सही है, यानी इट्स अप टू यू कि आप जो है वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा हो जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपका टेस्ट क्या है। अच्छा, जो एक और आप मुझे बता रही थी, इसके अलावा ये भी लहंगा चोली है, मदर एंड डॉटर कलेक्शन। अच्छा जी, ओके, सही, ठीक। ये अम्मा बेटी दोनों के लिए, भाई अगर आप अपने मामू की या भाई की शादी पे। और अच्छा, एक साड़ी का मैं चाह रही थी जी, ये साड़ी है, इसके साथ डॉटर की जो है ये मैक्सी है। मैंने जाहिर है बच्चों को आप साड़ी तो खैर पहना नहीं सकते, हाँ, और कितनी जबरदस्त, कितनी अच्छी ग्रेस आ रही है, और ये साड़ी है और साथ बेटी का भी है। अच्छा, चूंकि बिनिश की कैजुअल और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कलेक्शंस है, सो आप अगर किसी भी चीज़ के हवाले से ख़रीदारी करना चाहते हैं, अपनी शादियों का खरीदना चाहते हैं, सबसे मेन चीज होती है बजट को मैनेज करना। अगर आप बजट को मैनेज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 8 किलो का ही लहंगा पहनना है, उसमें थोड़ा काम कम करवा सकते हैं। हम आपके बजट में ही आपको आपका ड्रेस जो है वो रेडी करवा के देंगे, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक पेज है बिनिश आबिद के नेम से, इंस्टाग्राम पर है बिनिश आबिद ऑफिशियल के नेम से, और व्हाट्सएप है 033320888243। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक स्पेशल बात, समा के थ्रू, चैनल के थ्रू और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमसे कांटेक्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, उसको 30% डिस्काउंट दिया। वाह भाई, तो जल्दी से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच बिनिश, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच। जी फैसल, क्या है अब आपके पास? ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर, उन्होंने हमें डेनमार्क से मुतालिक
बहुत सी मालूमात फराहम की, जैसे वहाँ सेहतमंद ज़िंदगी, माहौलियाती आलूदगी और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, मगर वहाँ अपने देश पाकिस्तान जैसा लजीज़ खाना मैसर नहीं। इस मुश्किल को मुदस्सिर ने कैसे हल किया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं ऑफिशियल विज़िट पर डेनमार्क आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई वो खाने की थी। यहाँ पर हलाल फूड नहीं मिल रहा था और उसके अलावा जो चटपटे खाने होते हैं कराची के वो भी नहीं मुयस्सर थे यहाँ पर। तो मैंने काफ़ी तलाश किया लेकिन पाकिस्तानी कोई होटल यहाँ पर मुझे नहीं मिला, लेकिन बिल आखिर मुझे यहाँ पर एक पाकिस्तानी होटल मिल गया है और इसका नाम अल दीवान है। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट हमने 89 में खोला था, सो इट्स मोर देन 30 इयर्स। हम 4 भाई थे जिन्होंने खोला था और पिछले 12 साल से मैं चला रहा हूँ आफ्टर माय ब्रदर पास्ड अवे। रेस्टोरेंट जो क्वालिटीज़ हैं वो ये है कि हमने पहले दिन से ये बोलता जैसे हम खाना खाते हैं वही खाना हम अपने गेस्ट को देंगे। रेस्टोरेंट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। बेस्ट इंडियन फूड, बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर काफ़ी अरसों से मिलता रहा लगातार। इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट कोशिश होती है पाकिस्तान से आएँ, अगर नहीं मिल सकते तो जो मिलते हैं इंडियन या पाकिस्तानी डिशेस के लिए मसाले वो वाया लंदन आते हैं, वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। रेस्टोरेंट में सिर्फ हलाल खाना मिलता है, अपने लोगों के लिए मुश्किल होती है। सिर्फ अपने लोग ही नहीं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, वो भी आके यहाँ पे अपना खाना हलाल खाने के लिए आते हैं। डिशेस में हर किस्म की बिरयानी है, टिक्का मसाला है, वो चिकन हो गया, लैम हो गया, बटर चिकन हो गया, बीफ कढ़ाई है, कबाब हैं, जितनी भी डिशें जो हमें अपने मुल्क में मिलती हैं वो सब अगर हमारे मेन्यू कार्ड पे नहीं हैं लेकिन हम स्पेशल ऑर्डर्स पे बना सकते हैं और बनाते भी हैं। जब हमें फूड स्ट्रीट का ख्याल आता है लाहौर का तो हम अल दीवान पे आ जाते हैं। तो माशाल्लाह इनका टेस्ट बिल्कुल लाहौर जैसा है। नान बहुत अच्छे बनाते हैं, निहारी बहुत अच्छी बनाते हैं और यानी लाहौर का टेस्ट मिलता है। कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा होता है इनका। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, म्यूज़िक यहाँ का बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी म्यूज़िक है और बाकी यहाँ पर सीनरीज वगैरह बहुत अच्छी हैं, अल्लन फ़कीर की और पाकिस्तानी सीनरीज हैं यहाँ पे। में चोरी चोरी तेरे नाले। बहुत ज़्यादा भूख थी, खाना मैंने खूब खाया और पाकिस्तानी खानों का मज़ा भी आया, लेकिन उसके बाद मुझे चाय की भी तलब हुई और मैंने जो पाकिस्तान चौक में बैठ के चाय पीता हूँ वैसा ही जायका यहाँ पर मिला। कोयटा होटल की चाय आपको भी पता है वहाँ पर कितनी मशहूर है, ज़्यादातर कराची में कोयटा होटल्स हैं और वही सेम जायका था। ज़बरदस्त भाई। अब जब भी आप जाएं यहाँ पर तो मुदस्सिर की रिपोर्ट को जहन में रखिएगा। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।